नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। जेएनयू विवाद और रोहित वेमुला के मुद्दे पर राज्यसभा में जोरदार हंगामा। जेएनयू मामले पर होगी लोकसभा में चर्चा। उमर खालिद की गिरफ्तारी को लेकर खत्म हुआ सस्पेंस। जेएनयू मामले में देशद्रोह के आरोपी छात्र उमर खालिद और अनिर्बान ने किया सरेंडर। आज हो सकती है कोर्ट में पेशी। आरक्षण की आग में जले हरियाणा में थमा जाट आंदोलन। सड़क यातायात की हुई शुरुआत तो रेल यातायात भी जल्द होगा सुचारू रूप से शुरू। नेपाल से बुधवार को लापता हुए तारा एयरलाइंस का विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त। विमान में 3 क्रू मेंबर समेत 23 लोग थे सवार। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें, आपको बता दें कि राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ है। राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। 2 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। जी हां, आपको बता दें कि जोरदार हंगामे के बाद 2 बजे तक के लिए कार्यवाही को स्थगित किया गया है। रोहित वेमुला मामले पर जोरदार हंगामा हुआ है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सरकार पर निशाना भी साधा है। मायावती का कहना है कि दलित विरोधी है केंद्र सरकार। जी हां, मायावती का सीधे तौर पर कहना है कि केंद्र सरकार पूरी तरह से दलित विरोधी है। केंद्र सरकार ने भी और इसी के साथ कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधा है। राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ है 2 बजे तक के लिए। आपको बता दें कि 2 बजे तक के लिए राज्यसभा की कार्यवाही को पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया है। रोहित वेमुला खुदकुशी मुद्दे पर राज्यसभा में हंगामा हुआ है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सरकार पर निशाना साधा है। जी हाँ, साथ ही ये भी कहा है कि दलित विरोधी है केंद्र सरकार। मायावती का साफ तौर पर यह कहना है कि दलित विरोधी है केंद्र सरकार। कांग्रेस पर भी लगाया है दलितों के उत्पीड़न का आरोप। और राज्यसभा में जोरदार हंगामा इस वक्त हुआ है। तो चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। और राज्यसभा में आज जोरदार हंगामे के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई, जहां बीएसपी अध्यक्ष कुमारी मायावती ने जेएनयू और रोहित वेमुला के खुदकुशी का मुद्दा उठाया, जिस पर राज्यसभा में जोरदार हंगामा शुरू हो गया, जिसके बाद कई बार राज्यसभा की कार्यवाही को भी स्थगित करना पड़ा। आपको बता दें कि सरकार और विपक्ष जेएनयू विवाद और रोहित वेमुला की खुदकुशी को लेकर बजट सत्र के दौरान पहली बार आमने सामने हैं। इस मुद्दे पर राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही संसद में घमासान मच गया और नारेबाजी भी होने लगी। इसी के साथ लोकसभा में आज प्रश्नकाल का दौर चला और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया। आपको बता दें कि इसके बाद अब लोकसभा में जेएनयू मामले पर चर्चा होगी। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी सत्येंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से अब राज्यसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, क्या लगता है आज कार्यवाही पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चल पाएगी या हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी? अब बिल्कुल देखिए प्रज्ञा, जिस तरह के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे वैसा ही लगभग होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सुबह भी हमने बताया था कि आज निश्चित तौर पर राज्यसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जैसे ही कार्रवाई की शुरुआत हुई उसी दौरान बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सवाल उठाना शुरू कर दिया और उन्होंने शुरुआत की दलित छात्र रोहित वेमुला की खुदकुशी के मामले को उन्होंने उठाया और सीधा उन्होंने सरकार पर हमला बोला और कह दिया कि केंद्र सरकार पूरी तरह से दलित विरोधी है। साथ ही साथ उन्होंने
जी। कांग्रेस को भी नहीं बख्शा, क्योंकि मायावती इस बात को भली भांति जानती है कि अगले साल 2017 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उनको इससे बेहतरीन मुद्दा नहीं मिलेगा, जी। क्योंकि बीएसपी की अगर मैं बात करूं या फिर मायावती की बात करूं, पूरी तरह से दलित वोटों पर ही वो अपनी राजनीति करती है, दलित जी। लोगों पर ही अपनी गरमाती है राजनीति, तो उनके पास में इससे बेहतर मुद्दा नहीं होकर यही एक वजह रही थी कि वहां पर राज्यसभा में जो उनके राज्यसभा के सदस्य थे वो जी। वहां पर नारेबाजी करते हुए दिखाई जी। दिए, तो मायावती वहां पर जोर जोर से सवाल उठाती रही। उपसभापति ने भी बार बार उनको कहा कि हमारे पास पहले ही नोटिस सर्व हो चुका है कि हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, जी, और जी। सरकार की तरफ से भी मुख्तार अब्बास नकवी ने बार बार कहा कि अगर चाहे तो अभी से ही चर्चा को शुरू करा दिया जाए, सरकार उसके लिए जवाब देने के लिए तैयार थी। लेकिन वहां पर पूरी तरह से मायावती इतनी ज्यादा एग्रेसिव नजर आई कि उन्होंने किसी की नहीं सुनी और जोरदार हंगामा होने लगा, जिसके लिए अगर मैं आपको बताऊं, कुल मिलाकर जैसे ही 11 बजे से शुरू हुई थी कार्रवाई और 11 बजे से लेकर अब तक 5 बार राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा, और जी। उसके बाद फिलहाल अब 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। जी। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह रही कि लोकसभा के अंदर जो प्रश्नकाल था वो पूरी तरह से सुचारू रूप से चलता रहा। राजीव प्रताप रूडी हो या फिर वहां पर रविशंकर प्रसाद हो, और जिन जी। जिन मंत्रियों के संबंधित मंत्रालयों का वहां पर सवाल था, उन्होंने सभी ने उन सवालों के जवाब दिए। और उसके बाद जी। जो लोकसभा के अंदर कल जो दोनों सदनों का जॉइंट सेशन हुआ था, राष्ट्रपति जी। प्रणब मुखर्जी ने संबोधित किया था, उनका जो अभिभाषण था उसके लिए प्रस्तावित धन्यवाद पेश किया जा रहा है, और इस जी। वक्त उसके बाद मीनाक्षी लेखी ने वहां पर धन्यवाद प्रस्ताव वहां पर पेश किया है। प्रज्ञा जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहती हूँ कि जब 2 बजे के बाद राज्यसभा की कार्यवाही जब एक बार फिर से चलेगी, तो क्या लगता है कि जो विपक्ष है वो कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने देंगे? क्योंकि अभी अभी जैसे कि आपने बताया कि 5 बार 11 बजे से कार्यवाही राज्यसभा की शुरू हुई है और अभी 1 बजे तक 5 बार कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है। क्या लगता है आपको, आज की कार्यवाही सुचारू रूप से चल पाएगी या इसी तरह हंगामे की भेंट चढ़ेगी? अब बिल्कुल देखिए, राज्यसभा में तो साफ तौर पर तस्वीर दिखाई दे रही है कि कहीं भी कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने हालांकि चर्चा के लिए हामी जरूर भर दी है, लेकिन वहां पर जिस तरह से मायावती को ये मुद्दा मिला है और उसने जो एग्रेसिव तरीके से उसको उठाया है, वो ना ही चर्चा के लिए तैयार है, सिर्फ सीधा जवाब मांग रही है। लेकिन ये एक नियम होता है कि अगर कभी भी सरकार से जवाब लेना होता है तो उसी संबंधित विषय पर पहले चर्चा की जाती है। जितने भी लोग उससे संबंधित सवाल पूछना चाहते हैं, सभी लोग उसमें अपना सवाल पूछते हैं और उसके बाद सरकार की तरफ से एक औपचारिक बयान दिया जाता है सभी सवालों पर। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार आखिर जवाब कब देगी, यह अपना में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तो चर्चा की शुरुआत ही नहीं हुई है। जब चर्चा शुरू होगी उसके बाद ही सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह भी है कि यहाँ पर जो राष्ट्रपति के लिए अभिभाषण के लिए यहाँ पर धन्यवाद प्रस्ताव दिया जा रहा है, इसके बाद जेएनयू के मुद्दे पर लोकसभा में भी चर्चा होनी है। उसके लिए भी चूंकि पहले से ही मांग हो चुकी है, मीनाक्षी लेखी ने पहले ही नोटिस सर्व कर दिया था कल ही, तो उसके बाद भी अगर जेएनयू मामले पर लोकसभा में भी चर्चा होती है तो निश्चित तौर पर लोकसभा का माहौल भी बेहद गर्म हो जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से सरकार ने ये कहा था कि आप विपक्षी पार्टी से कि आप पूरी तरह से सहयोग करें, क्योंकि शीतकालीन सत्र के दौरान भी यही देखा गया था सत्येंद्र कि पूरा का पूरा शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया था, और इस बार खास तौर से अपील की गई थी कि कृपया करके सुचारू रूप से सत्र को चलने दे दे। इस बार विपक्ष की रणनीति भी वही दिखाई दे रही है, क्या लगता है आपको? अब बिल्कुल देखिए, सरकार के लिए सत्र चलाना बेहद मुश्किल है, और आज के दिन की पहले से भी उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पर जो सवालात हैं उनसे पूरी तरह से घेरने की कोशिश करेगा विपक्ष। क्योंकि अगर मैं कल की बात करूं तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, रेल बजट पेश होना है, तो निश्चित तौर पर रेल बजट पेश होगा तो विपक्ष को शायद इतना मौका नहीं मिलेगा कि वो बहुत ज्यादा शोर शराबा करें, क्योंकि अगर ज्यादा वो शोर शराबा करेंगे तो उनको जो भी स्पीकर है, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे राज्यसभा के हो, उनको वो बाहर जाने के लिए भी बोल सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कल चूंकि रेल बजट आना है, उसके बाद 26 तारीख के लिए बात करूं तो वहां पर आर्थिक सर्वेक्षण पेश होना है, और उसके बाद 29 तारीख को वहां पर आम बजट पेश होगा। तो विपक्ष के पास पूरा ये मौका है आज भर का कि जो मुद्दे हैं उनको पूरी तरह से जोर शोर से उठाना और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति जो बनाई थी उस पर अमल करते हुए नजर आ रहा है पूरा विपक्ष। प्रज्ञा जी सत्येंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र इन तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि राज्यसभा के साथ साथ अब लोकसभा की कार्यवाही भी 2 बजे के लिए स्थगित कर दी
दी गई है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अब खबर रेल बजट से जुड़ी। जी हां, आपको बता दें कि 25 फरवरी यानी कि कल रेल मंत्री सुरेश प्रभु रेल बजट पेश करेंगे और जनता को इस बार के रेल बजट से काफी उम्मीदें भी हैं। गौरतलब है कि पिछले रेल बजट ने किसी भी नई ट्रेन का ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन इस बार प्रीमियम ट्रेनें बढ़ाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। रेलवे सूत्रों की खबर है कि सरदार पटेल या दीनदयाल उपाध्याय के नाम से नई ट्रेन शुरू की जा सकती है। चलिए अब आपको ये भी बता दें कि इस बार के रेल बजट में क्या-क्या उम्मीदें हम कर सकते हैं। इसके साथ ही आम आदमी के लिए बजट में क्या कुछ ऐलान भी किए जा सकते हैं। तो आपको बता दें कि पैसेंजर फेयर 10% बढ़ सकता है। जी हां, पैसेंजर फेयर 10% बढ़ाया जा सकता है और इस बार हर ट्रेन में एक जनरल कोच बढ़ाने का ऐलान भी हो सकता है। ट्रेन में कोचों की संख्या 24 से बढ़ाकर 26 किए जा सकती है और अगर फेयर नहीं बढ़ा तो एसी कोच में तकिया या फोन चार्जर जैसी फैसिलिटी के लिए चार्ज लगाया जा सकता है। बुजुर्गों और बच्चों को किराए में मिलने वाली छूट कम की जा सकती है। तो आपको एक बार फिर से बता दूं कि बुजुर्गों और बच्चों को जो किराए में छूट मिलती है उसे अब कम किया जा सकता है। वहीं जिस तरह से महामना एक्सप्रेस की शुरुआत हुई है उसी तरह से सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल या दीनदयाल उपाध्याय के नाम से स्पेशल ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। सुपरफास्ट रूट का ऐलान भी किया जा सकता है, जिसमें बेंगलुरु चेन्नई, दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली लखनऊ, दिल्ली पटना, कोलकाता हल्दिया और कई रूट शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि कई नई ट्रेनों के ऐलान भी किए जा सकते हैं। और वहीं जहां जनता को इस बार रेल बजट से काफी उम्मीदें हैं, तो रेल बजट से पहले उद्योग मंडल एसोमैच यानी कि एसोसिएट चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए यात्री किराए को बढ़ाने की मांग की है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एसोमैच का कहना है कि यात्री किराए बढ़ाने को लेकर राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव रहा है, जिसके चलते अब तक किराए में बढ़ोतरी नहीं हो सकी है। हालांकि ऐसा नहीं चाहते हैं कि वो यात्रियों के माने तो किराया बढ़ोतरी के साथ उन्हें बेहतर सुविधाएं भी मिले, जिसमें आपको बता दें कि सफाई और सुरक्षा की साफ तौर पर मांग की गई है। खाने पीने की गुणवत्ता को बेहतर बनाए जाना भी विशेष तौर पर शामिल किया गया है। तो चलिए अब खबरों में बढ़ते हैं आगे। देशद्रोह के आरोपी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य ने मंगलवार को देर रात दिल्ली पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिन्हें जेएनयू प्रशासनिक ब्लॉक से यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट तक लाया गया और एक निजी सुरक्षा गाड़ी में वसंत विहार पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इस दौरान यहां भारी सुरक्षा के इंतजामात भी किए गए थे। इसके बाद दोनों को अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। हालांकि पुलिस ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है दोनों को कहां ले जाया गया है, लेकिन दोनों आरोपियों को आज मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जा सकता है। आपको बता दें कि ये छात्र बीते रविवार रात से ही जेएनयू कैंपस में मौजूद थे और गिरफ्तारी देने से साफ साफ इनकार कर रहे थे, जिसके चलते मुख्य आरोपी उमर खालिद की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में राहत पाने के लिए एक याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन कोर्ट से कोई राहत न मिलने के बाद दोनों आरोपियों ने देर रात पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि देशद्रोह के मामले में अन्य आरोपी छात्र रामा नागा और आशुतोष कुमार और अनंत प्रकाश भी शामिल हैं। गौरतलब है कि खालिद और भट्टाचार्य उन 5 छात्रों में शामिल हैं जिन्होंने संसद भवन हमले के दोषी अफजल गुरु की 9 फरवरी को बरसी के मौके पर जेएनयू परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी नारेबाजी भी की थी।
और अब ये खबर भी जेएनयू मामले से ही जुड़ी है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारत विरोधी नारे लगाने को लेकर छात्रों की गिरफ्तारी के बाद उपजे राजनीतिक विवाद में जेएनयू में देश विरोधी नारे लगने के आरोप और देशद्रोह के आरोप में 12 फरवरी को गिरफ्तार हुए छात्र संघ के नेता कन्हैया कुमार तिहाड़ जेल में हैं, जहां दिल्ली हाई कोर्ट में उनकी सुनवाई मंगलवार को टाल दी गई थी। तो वहीं आज भी कन्हैया की जमानत पर सुनवाई नहीं हो पाई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 29 फरवरी को होगी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने साफ ये कर दिया है कि वो कोर्ट में कन्हैया की जमानत का विरोध करेगी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में हाई कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल कर दी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू को मंगलवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी का अगला प्रमुख चुन लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली एक समिति ने इस पद के लिए दत्तू के नाम को मंजूरी दे दी है। आपको बता दें कि केजी बालाकृष्णन के रिटायरमेंट के बाद पिछले 8 महीने से ये पद खाली पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बैठक में लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद और इसी के साथ ही राज्यसभा के उप सभापति पीजी कुरियन भी बैठक में शामिल हुए। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले न्यायमूर्ति एचएल दत्तू 28 सितंबर से साल 2014 से 2 दिसंबर 2015 तक भारत के प्रधान न्यायाधीश थे। और अब खबर दिल्ली के ट्रैफिक से जुड़ी। जी हां, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों की अब खैर नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अब इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट यानी कि आईटीएम से सड़कों पर यातायात जाम और नियम तोड़ने वालों से निपटेगी, जिसके लिए पुलिस की ओर से चौराहों पर एचडी सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही करीब 200 यातायात पुलिसकर्मियों को कैमरे लगी वर्दी भी दी जा रही है। इसके अलावा 50 कैमरे लगे वाहन यातायात पुलिस को भी दिए गए हैं, जिसमें वो नियम तोड़ने वालों पर ध्यान रखेगी। आपको बता दें कि बहरहाल दिल्ली पुलिस की ये पहल नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई तो करेगी ही, इसके साथ ही लोगों को कहीं ना कहीं दिल्ली के जाम से छुटकारा भी जरूर दिलाएगी। दिल्ली के अंदर में आपको मालूम है कि ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है तो कई प्रकार के हमने मेजर्स उठाए हैं। एक नया आयाम जो हमारा प्लान है कि दिल्ली में तकरीबन 50 लोकेशंस पे हम हाई क्वालिटी हाई डेफिनेशन कैमरास लगा रहे हैं। इसी प्रकार से दूसरा एक हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि कई बार शिकायत आती है कि पुलिस ऑफिसर ने हमारे साथ जाति की और फिर पुलिस ऑफिसर से जब हम बात करते हैं तो पुलिस ऑफिसर बताता है कि मैंने कोई जाति नहीं की, बल्कि मेरे साथ में जाति की गई। तो विश्व में इस बात को अब माना जाता है कि अगर जब पुलिस वाला या कोई भी कर्मचारी जिसके खिलाफ कोई शिकायत आने की संभावना है, अगर उसके पास बॉडी बोर्न कैमरा हो तो ये समस्या का अंत हो सकता है। तो ट्रैफिक के अंदर में हमारा प्लान है कि हम इवेंचुअली हर जो कर्मचारी हमारे सड़क पे होंगे उनको हम बॉडी बोर्न कैमरा देंगे। तो फिलहाल रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक इस बार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए खबर संगम के साथ। जॉब को लेकर है हैरान या इनकम को लेकर हैं परेशान? अब ना हो हैरान और ना परेशान, ग्लोबल आपको देगा फुल टाइम पार्ट टाइम जॉब विद ट्रस्टेड ब्रांड्स। कॉल नाउ 1800-137-3009। MHG ब्रांड वाले जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। सुई से लेके
हाथी तक, यानी घर का सारा सामान, पूरी घरेलू चीजों का एक भंडार लेके आ रहे हैं। आप हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाने आए हो। हमने कहा तो फिर आपको पहले ये श्योर करना होगा कि आप क्वालिटी नंबर 1 देंगे। कहने लगे गुरुजी वायदा करते हैं कि जो क्वालिटी कहेंगे वही क्वालिटी देंगे, तो हमें लिखित में चाहिए। तो उन्होंने ये लिखित में हमें दिया। अच्छी लैब से चेक किया जाएगा तो सर्टिफाइड होगा, तो आपके घरों में बिना जहर वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आने वाले हैं। क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं होगा तो जिंदगी में जहर घुलता रहेगा, और ऑर्गेनिक यानी सुपर डुपर क्वालिटी, नंबर 1 क्वालिटी ला रहे हैं। और सारे प्योर प्रोडक्ट आने वाले हैं। जो लिफाफे के बाहर होगा मजमून भी वही होगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुख करते हैं अगली खबर का। हरियाणा में जाट आंदोलन की आग तो अब बुझ गई है और आम आदमी का जनजीवन धीरे धीरे ही सही लेकिन सामान्य होने लगा है। लेकिन इस आंदोलन से हरियाणा में हुए 34,000 करोड़ के नुकसान ने उसे कई साल पीछे जरूर कर दिया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आरक्षण एक ऐसा शब्द जो जब जब सामने आया समझो अपने साथ एक तबाही का मंजर लेकर आया हो। पहले गुर्जर, फिर पटेल और अब हरियाणा में जाट समुदाय आरक्षण की मांग कर रहा है। जी हाँ, हरियाणा में 30% आबादी रखने वाली जाट कम्युनिटी अपने लिए ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण की मांग कर रही है, जिसको लेकर पिछले कई दिनों से हरियाणा में हिंसा का माहौल रहा, जिसने न सिर्फ राज्य के सौहार्दपूर्ण वातावरण को खराब किया बल्कि कई बेकसूर भी आरक्षण की आग में भेंट चढ़ गए। जहां सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा तो इस आंदोलन में कई लोगों की निजी संपत्ति को भी नुकसान हुआ। तो वहीं इस आग ने वहां रहने वाले लोगों का जनजीवन भी पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। और ये कहना गलत नहीं होगा कि इस आरक्षण की आग ने पूरे हरियाणा को झुलसा कर रख दिया। यहाँ तक कि इस आग की लपटें हरियाणा से राजधानी दिल्ली तक भी आ पहुंची, जहां राजधानी को भी जल संकट का सामना करना पड़ा। अगर इस आंदोलन में सबसे ज्यादा प्रभावित जिले की बात करें तो हरियाणा में 10 दिनों तक चले इस जाट आंदोलन के दौरान जींद जिले में सबसे ज्यादा उपद्रव हुआ है। जिले के उचाना थाना क्षेत्र में तोड़फोड़, आगजनी और सड़क जाम करने पर लगभग 1000 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। और इस पूरे आंदोलन से हरियाणा को लगभग 34,000 करोड़ का नुकसान भी हुआ है, जिससे हरियाणा के विकास पर भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इस हिंसा को देखते हुए बीजेपी महासचिव और हरियाणा प्रभारी अनिल जैन ने घोषणा की कि केंद्र सरकार जाट समुदाय को आरक्षण देने के लिए तैयार है, जिसके लिए संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू के नेतृत्व में उच्च स्तरीय समिति भी बनाई गई, जो सरकारी नौकरियों में इस समुदाय के आरक्षण की मांग पर गौर करेगी। हरियाणा में जाट आरक्षण का अभी आने वाले सत्र में जाट आरक्षण दिया जाएगा। सरकार जाट आरक्षण देगी। और इसके साथ ही हरियाणा सरकार ने इस आंदोलन में निजी संपत्ति को पहुंचे नुकसान के लिए पूर्ण मुआवजे के साथ साथ मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और पीड़ित परिवार के एक मेंबर को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। लापरवाही करने वाले अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, पुलिस है, जिनके खिलाफ कोई शिकायत हमको मिल रही है, उनकी सबकी करने के लिए एक रिटायर्ड कोई अधिकारी इसकी हम कमेटी बनाएंगे। और बाकी उच्च स्तरीय जांच के लिए एक बार ज़रा सारा हमको जैसे ही सब नीचे से फीडबैक मिलेगा कि किस किस प्रकार से कैसा कैसा है, जो इन्फॉर्मेशन हमको मिल रही है, उस इन्फॉर्मेशन के आधार के ऊपर उसका निर्णय करेंगे। तो इस प्रकार की कितने हमको सबूत मिलते हैं उसी अनुसार इसकी इंक्वायरी तक निर्दोष व्यक्ति जो मारे गए हैं उनको कंपनसेशन मिलेगा। सरकार द्वारा इस घोषणा के बाद आंदोलनकारियों ने आंदोलन की आग तो बुझा दी और अब हालात सामान्य भी होते नजर आ रहे हैं। लेकिन सीएम खट्टर के इस ऐलान के बाद हरियाणा कैबिनेट में एक आग और सुलग गई।
हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज सरकार के इस फैसले से इस कदर खफा हो गए कि उन्होंने अपने इस्तीफे की ही पेशकश कर दी। हालांकि सीएम खट्टर के अथक प्रयासों के बाद अनिल विज तो मान गए, लेकिन अपने फैसले पर सीएम एक बार फिर से सोचने को मजबूर हो गए हैं। खबर संगम के लिए लक्ष्मी उपाध्याय की रिपोर्ट। चलिए और अब खबर नेपाल से। आपको बता दें कि नेपाल में बुधवार को लापता हुए तारा एयरलाइंस के विमान का मलबा मिल गया है। विमान का मलबा म्यांगदी में मिला है। नेपाली आर्मी ने विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की पुष्टि कर दी है। आपको बता दें कि विमान में 3 क्रू मेंबर और 2 बच्चों समेत कुल 23 लोग सवार थे। विमान में 2 विदेशी नागरिक भी सवार थे। सूत्रों के मुताबिक तारा एयरलाइन के विमान 9NAHH ने सुबह करीब 7:50 पर पोखरा एयरपोर्ट से जोमसोम के लिए उड़ान भरी थी और विमान 1 घंटे तक तो कंट्रोल रूम के संपर्क में था, लेकिन जैसे ही विमान हिमालय की पहाड़ियों के पास पहुंचा तो अचानक कंट्रोल रूम से उसका संपर्क टूट गया और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना के पीछे खराब मौसम को वजह बताया जा रहा है। और अब खबर आधार कार्ड से जुड़ी, जिसमें आपको बता दें कि नियामक ट्राई ने दूरसंचार विभाग से सिफारिश की है कि अब नए फोन कनेक्शन के लिए आधार नंबर के इलेक्ट्रॉनिक KYC को भी वैध दस्तावेज के रूप में मान्यता दी जाएगी। आपको ये भी बता दें कि ट्राई ने सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल के विचार जानने के बाद लगभग 15 दिन पहले इस बारे में अपनी सिफारिश दूरसंचार विभाग को भेजी थी। अब देखना ये होगा कि दूरसंचार विभाग इस सिफारिश पर क्या कुछ फैसला लेते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए खबर संगम। और सर्वधर्म संगम के दर्शकों के लिए अब एक अच्छी खबर, आपको बता दें कि आपका पसंदीदा चैनल सर्वधर्म संगम अब टाटा स्काई पर भी उपलब्ध है। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।